माय नेम इज अंकित मिश्रा और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का शॉर्ट नोट्स का रिवीजन। ये रिवीजन कोर्स आपके तब बेनिफिट होगा जब आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उसके लिए आपके पास 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो आपके एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे पूरा कंपाइल करने के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर देखें। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने मेजरमेंट के बारे में देखा, एरर के बारे में देखा, परसेंटेज एरर के बारे में देखा। इस वीडियो में हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे किसी भी मीटर के। तो देखते हैं हम कौन कौन सी हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जैसे कि आपका स्टैटिक एरर। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है स्टैटिक एरर कि जो टाइम के साथ इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक मीटर है, आप उससे 100 एम्पेयर रीड करना चाह रहे हो, तो आपका पॉइंटर जो वैल्यू रीड कर रहा है कितना कर रहा है वो 102, मतलब उसमें एरर कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, तो अगर आप उसी मीटर से 500 एम्पियर रीड करना चाहोगे तो आपकी मेजर्ड वैल्यू कितनी होगी 502, 502, मतलब आपकी एरर तब भी कितनी है 2 एम्पियर। मतलब स्टैटिक एरर वो एरर होती है जहाँ पे आपकी एरर इंडिपेंडेंट होती है मेजर्ड वैल्यू से, कि आपकी मेजर्ड वैल्यू कुछ भी रहे आपकी एरर उतनी ही रहेगी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप सबको पता है, AM-80, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी मीटर की अगर हमको एक्यूरेसी बतानी है तो हम उसी मीटर के थ्रू किसी एक सिंगल इनपुट को नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रीड करते हैं। तो हमको एक ट्रू वैल्यू हमको पता है और उसको हमको नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू हमको पता चल जाती है। फिर हम चेक करते हैं कि क्या मेरी ट्रू वैल्यू और नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू आपस में पास में है। अगर सारी वैल्यूज पास में हैं तो आप क्या बोलोगे, आपका इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे एक्यूरेट होगा। अगर आपको एक्यूरेट करना है इंस्ट्रूमेंट को तो क्या बोलोगे, डिग्री ऑफ क्लोजनेस वहाँ पे होना जरूरी है। किसी भी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में डिग्री ऑफ क्लोजनेस अगर होगी तो एक्यूरेसी आपकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर बात करूँ किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, मतलब क्लोजनेस क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए ना। तो आप क्या बोलोगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूरेसी कम होना चाहिए लेकिन एक्यूरेसी आपका ज़्यादा होना चाहिए। सिमिलरली अगर बात करूँ मैं यहाँ पे प्रिसीजन के लिए, प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन के हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट लेंगे, अगर हमको उसका प्रिसीजन के बारे में बात करनी है तो हम उसमें एक सिंगल इनपुट का नंबर ऑफ टाइम्स मेजरमेंट लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है प्रीवियस मेजर्ड वैल्यू से पास में है या दूर में है। अगर पास है तो आपका इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होगा, अगर दूर है तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका प्रिसाइज नहीं होगा। मतलब प्रिसीजन में आप डिग्री ऑफ क्लोजनेस चेक करते हो, मेजर्ड वैल्यू और प्रीवियस मेजर्ड, लेकिन एक्यूरेसी में आप मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच की क्लोजनेस वहाँ पे चेक करते हो। प्रिसीजन आपके पास दो टाइप की होती है, एक होती है रिपीटेबिलिटी, एक होती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप एक किसी मीटर की रिपीटेबिलिटी चेक करने तो क्या करोगे, आप यहाँ पे किसी मीटर से सिंगल इनपुट रीड करोगे नंबर ऑफ टाइम्स इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आप एक साथ सारी रीडिंग ले रहे हो, अलग अलग टाइम इंटरवल पे ले रहे हो। तो अगर सारी वैल्यूज, अगर सारी मेजर्ड वैल्यू आपस में पास में है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपका रिपीटेबल इंस्ट्रूमेंट है। और अगर एक ही मीटर से एक ही इनपुट को नंबर ऑफ टाइम्स आपने रीड किया डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी रीड किया और बराबर डिग्री ऑफ क्लोजनेस वहाँ पे आ रही है, तो क्या बोलोगे, इंस्ट्रूमेंट को आप रिप्रोड्यूसिबल इंस्ट्रूमेंट बोलोगे। अगर बात करूँ यहाँ पे मैं सेंसिटिविटी की, सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा कि अगर आप इनपुट को चेंज करो और आउटपुट में चेंज आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, उसको हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोलोगे। मतलब किसी मीटर के लिए जो मेरा हमेशा चेंज इन आउटपुट होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल, और चेंज इन इनपुट क्या होगा यहाँ पे आपका करंट। तो अगर आप करंट को चेंज करते हो, अगर आप करंट को चेंज करोगे तो आउटपुट में क्या चेंजेस आएंगे, उसी को क्या बोलते हो आप यहाँ पे सेंसिटिविटी। डेल थीटा अपॉन डेल आई आपका यहाँ पे सेंसिटिविटी हो जाएगा। आप सभी को पता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसके लिए जो वर्किंग करंट है वो कम होनी चाहिए। वर्किंग करंट मतलब क्या, अगर आपको एफएसडी को रिप्रेजेंट कराना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो करंट होगी है ना वो कम होनी चाहिए। तो आपका आईएफएसडी में से कम होना चाहिए। किसके लिए, अगर आपको सेंसिटिविटी को हाई रखना है तो आप क्या बोलोगे, S=1/IFSD भी एक आपका सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बन जाता है, जिसके कारण सेंसिटिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है आपके पास यहाँ पे एम्पियर इनवर्स हो जाती है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं वोल्ट मीटर में तो यहाँ पे आईएफएसडी की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा R/V, है ना। तो आपका S की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, सेंसिटिविटी R/V, जिससे आप यहाँ पे V क्या है, वोल्ट मीटर रेंज है, और R यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो आप चाहो तो यहाँ पे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पता कर सकते हो कैसे, सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज रेंज, आप उससे
रेजिस्टेंस पता कर सकते हो किसी भी वोल्ट मीटर का, और इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी की दो यूनिट है, एम्पीयर इनवर्स और ओम पर वोल्ट। अगर आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, अगर आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो लोडिंग इफेक्ट कम होगा, लोडिंग इफेक्ट कम हो तो आपकी एरर कम होगी, और अगर एरर कम होगी तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे ज़्यादा होगी। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेसिजन के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। सेंसिटिविटी अगर ज़्यादा है तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, लेकिन प्रिसीजन यहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेट हो सकता है कि नहीं होता हम नहीं बता सकते। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट आपका एक्यूरेट है तो बाय डिफॉल्ट तो आपका प्रिसाइज तो होगा ही। अगर बात करूँ यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड की, थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड एक वो वैल्यू होती है जहाँ पे आपका मीटर काम करना स्टार्ट करता है। द मिनिमम इनपुट दैट कैन बी मेजर्ड, सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट जिसको आप रीड कर सकते हो किसी मीटर में, आप उसको क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन किसी मीटर का मिनिमम इंक्रीमेंट होता है जो आप रीड कर सकते हो। मिनिमम चेंज इन द मीटर दैट कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एफ एस डी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। डेड जोन, डेड जोन वो जोन होता है किसी मीटर में जहाँ पे मीटर आपका काम नहीं करता, कुछ रीजन में आपका मीटर काम नहीं करता, उसको आप बोलते हो डेड जोन। एक होता है डेड टाइम, मीटर में कभी कभी देखा गया है कि वो स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए काम नहीं करता है क्योंकि वो स्लजिस है, इसलिए इसको क्या बोलता हूँ, मैं इसको डेड टाइम बोलता हूँ। उस टाइम को बोलता हूँ मैं क्या, डेड टाइम। हिस्टेरिसिस क्या होता है, अगर आप एक किसी मीटर को एक सिंगल इनपुट देते हो तो पॉसिबिलिटी रहती है कभी वो हायर वैल्यू शो करेगा, कभी वो लोअर वैल्यू शो करेगा। मतलब एक ही इनपुट से आपको दो डिफरेंट रीडिंग देखने को मिल रही हैं, आप उसको क्या बोलोगे, हिस्टेरिसिस एरर बोलते हो। मतलब सिंगल इनपुट पे दो डिफरेंट आउटपुट पॉसिबल हैं तो आपका हिस्टेरिसिस एरर होगा। अगर बात करूँ यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एरर, इसमें हम देखते हैं अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एरर में क्या चेंजेस आएंगे। मेरे पास एक R1 एक वैल्यू है, R2 एक वैल्यू है, अगर दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो इन्हों तो आपके वैल्यू ऐड हो जाएंगी, लेकिन साथ में आपका टोलरेंस भी ऐड हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर आपको टोलरेंस को यहाँ पे ऐड करना है तो जो आपका इधर पे टोलरेंस दिया रहेगा हमेशा वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करते हो तब भी आपका एरर यहाँ पे क्या होगा, टोलरेंस क्या होगा आपका बढ़ेगा ही। आप चाहे एडिशन परफॉर्म करो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, आपके हर केस में आपका वहाँ पे टोलरेंस बढ़ेगा ही। अगर बात करूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, इस केस में भी आपका हमेशा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो 500 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस अगेन दोनों एरर आपकी ऐड ही होंगी, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए आपका टोलरेंस, यहाँ पे आपका परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है तो आपका टोलरेंस वहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में होना चाहिए। अगर बात करो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर एक टूल है प्रिसीजन को कैलकुलेट करने के लिए। हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नॉन डिजिट प्लस एस्टिमेटेड डिजिट क्या कहलाती है आपके पास यहाँ पे, एसएफ कहलाता है। एसएफ निकालने का काउंट करने का पास एक रूल है। रूल क्या देखना, अगर मेरे पास डेसिमल पॉइंट अब्सेंट है तो हम इसमें हमेशा एलएसबी से नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे और लीडिंग जीरो काउंट नहीं करेंगे। जैसे इसके लिए हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, दोनों काउंट नहीं करोगे, कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों काउंट नहीं करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तब क्या करोगे, आप हमेशा एमएसबी से नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना स्टार्ट करोगे और इस बात का ध्यान दोगे कि लीडिंग जीरो आप काउंट ना करो। जैसे यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे इसको काउंट नहीं करना तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों काउंट नहीं करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो गया आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एसएफ काउंट करना। अगर आपका डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो ये वाला रूल लगाओगे, अगर डेसिमल पॉइंट अब्सेंट है तो आप ये वाला रूल लगाओगे। सिमिलरली हमारे पास एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक चीज़ और, जितना ज़्यादा एसएफ होगा उतना ज़्यादा नंबर आपका प्रिसाइज होगा। इनमें से बात करूँ किसका प्रिसीजन सबसे ज़्यादा होगा, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, इसका प्रिसीजन सबसे ज़्यादा होगा। आपके पास यहाँ पे जो ये 135.222 है जिसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एसएफ ज़्यादा है, जिसका एसएफ ज़्यादा होगा वो आपका ज़्यादा प्रिसाइज भी होगा। राउंड ऑफ टेक्निक मतलब जैसे आपके पास 1.2 है, इसके नंबर ऑफ एसएफ 3 है, इसको 1.2 में कन्वर्ट करना, मतलब आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। तो देखना 1.21 किसके पास में बताओ मुझे, 21 है, ये किसके पास में, 20 के पास में, 30 के पास में, 20, तो यहाँ पे जाएगा 1.2, 1.23 1.2 बन जाएगा, 1.24 1.2 बनेगा, 1.25 1.2 बना। इसमें डाउट आता है कि सर इसमें 1.2 क्यों बना, ये तो बीच में है ना, तो इसको 1.3 भी हो सकता है।
तो सबको ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा राउंड ऑफ करते टाइम इस बात का ध्यान देते हो कि जो ये वाला नंबर हो हमेशा क्या हो, इवन हो, है ना। नंबर को आप इवन बनाने की कोशिश करते हो। 1.27 है, नो डाउट ये 3 के पास 3 हो जाएगा यहाँ पे, 1.29 1.3 हो जाएगा, 31 में 3 होगा। सिमिलरली 1.35 की बात करूँ अगर मैं, 1.35 में ये आपका 3 के ही पास में या 4 के ही पास में, अगर आप 3 में जाते हो तो ऑड बन जाएगा, 1.4 पे जाओ तो आपका नंबर इवन बन जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको 1.4 करोगे। तो इस टाइप से हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर बात करूं मैं कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे राउंड ऑफ करोगे, ध्यान समझिएगा। आपका 2 नंबर दिए हैं, इन दोनों को आपको ऐड करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना है। तो उसका जो रूल वो क्या देखना, आपको पहला जो नंबर दिया है इसमें चेक करो कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 4, इसमें है 1। तो आपका जो ये आंसर आया है इसमें भी पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2.6236, तो आपके पास यहाँ पे 2.6 है, यहाँ पे तो 62 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके सिर्फ 2.6 कर दोगे यहाँ पे। तो इस टाइप को आपको यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा राउंड ऑफ इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो तब भी आपका रूल सेम है, जैसे यहाँ पे 3 डिजिट है आपके पास, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो आपके आंसर भी 2 होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 120.84। यहाँ पे इसको 5 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 84 नंबर को आपको इवन बनाना था, इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसा आप यहाँ पे करोगे। राउंड ऑफ इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसमें कैसे करोगे, ध्यान से देना आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपके पास यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक तो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चेक करना है यहाँ पे टोटल कितने डिजिट आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप पास बात हो कितने नंबर आपके पास यहाँ पे टोटल 5 डिजिट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे 5 हो जाए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। यहाँ पे कितना आपके पास, यहाँ पे 2, तो आपका जो आंसर आया यहाँ पे कितना चाहिए, आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4.6, आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल कितने एस एफ है, यहाँ पे 3, इसमें कितने आपके पास यहाँ पे 5, तो आपका मिनिमम किस में है, 3 में है, तो आपका जो आंसर आया है उसमें भी आपके पास यहाँ पे 3 एस एफ ही होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1.10। तो 10 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 09, जो कि 1 के पास में होगा, तो 7.11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक सबको चीज़ पता होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउट आ रहा हो तो एक काम करिएगा, मेरा जो फुल कोर्स आप उसको देखिएगा, है ना। मेरा जो भी फुल कोर्स है मेजरमेंट का, आप उसको देखिएगा। इसके मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए, बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करा रहा हूँ। अगर बात करूँ मैं किसी भी एमीटर के लिए, उसका जो रजिस्टेंस है आइडियली क्या होना चाहिए, 0, प्रैक्टिकली लो होना चाहिए। एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपका जो करंट होता है वो कहाँ पे सेम होता है, हमेशा सीरीज में ही सेम होता है। आपका करंट हमेशा सीरीज में सेम होगा, इसलिए आप एमीटर को सीरीज में लगाते हो। अगर आप एमीटर को पैरेलल में लगाओ तो क्या हो जाएगा, एमीटर आपका डैमेज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस वो बहुत कम है। पैरेलल में लगाने की वजह से इसमें रेजिस्टेंस तो कम है, तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होगी, जिससे आपका मीटर यहाँ पे डैमेज हो सकता है, वो हो ही जाता है। अगर बात करूँ मैं वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली वो इन्फाइनाइट होता है, आइडियली इन्फाइनाइट होगा, और प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। और इसको हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज आपका हमेशा पैरेलल में ही सेम होता है। करंट आपकी सीरीज में सेम होगी, लेकिन वोल्टेज आपका हमेशा पैरेलल में सेम होगा। अगर मैं इसको पैरेलल में लगा के सीरीज में लगाऊं तो क्या होगा, तो आपका मीटर डैमेज नहीं होगा। पहली चीज़, अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करो तो मीटर आपका डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लोड रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो उस केस में जो वोल्टमीटर सप्लाई वोल्टेज रीड करेगा। और अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का है, उस केस में आपका मीटर क्या रीड करेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 के पास वैल्यू रीड करेगा। अगेन मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास कितने टाइप्स की एरर होती हैं, तो बेस्ड ऑन अकरेंस मैं एरर को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ग्रॉस एरर वो एरर होती है जहाँ पे मीटर तो सही है, जो ऑब्जर्वर है वो गड़बड़ है ना। तो इस केस में ह्यूमन की मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, मीटर की मिस्टेक नहीं होती, इसको आप क्या बोलोगे, ग्रॉस एरर। तो इसमें आपको मीटर को सही करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जब आपका यहाँ पे ग्रॉस एरर कम होगा। सिस्टमैटिक एरर वो एरर होती है जहाँ पे ह्यूमन पूरा सही है, ऑब्जर्वर पूरा सही है, लेकिन मीटर खराब है। मीटर खराब क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंटल एरर हो सकती है, उसमें हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, जैसे कि आपका लोडिंग इफेक्ट वगैरह हो गया, एजिंग इफेक्ट हो गया। हो सकता है उसमें आपका ऑब्जर्वेशनल एरर हो, जैसे कि आपका पैरेलैक्स एरर हो गया, है ना। पैरेलैक्स एरर को कम करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे आप मिरर स्ट्रिप यूज करते हो, है ना। तो आपकी होती है ऑब्जर्वेशनल एरर, जो कि एक तरह से आपकी सिस्टमेटिक एरर है। तो एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, आपकी जो ऑब्जर्वेशनल एरर है वो आपकी ग्रॉस एरर में नहीं आती है ना, यह आपका सिस्टमेटिक एरर में आता है। पैरेलैक्स एरर आपकी एक सिस्टमेटिक एरर है।
ओके। रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर वो एरर होती है जिसमें हमारे पास आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते गलत कौन है, हमारा मीटर गलत है कि ह्यूमन गलत है, हम ये बता ही नहीं पाते, मतलब हमारे पास अनआइडेंटिफाइड कॉजेज होंगे वहाँ पे, उसको क्या बोलता है, मैं रैंडम एरर बोलता हूँ। रैंडम एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही इनपुट को नंबर ऑफ टाइम हम रीड करेंगे, हम उन सभी रीड वैल्यू का रीडिंग ले लेंगे, तो जो हमारे पास एवरेज होगा हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ये होगा हमारी ट्रू वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, सभी का एरर निकाल लेते हैं। इसकी केस में एरर कितनी आ जाएगी, ए एम माइनस ए टी, तो ए एम तो ये हो गया, ए टी ये हो गया, तो एक्स वन माइनस एक्स बार, एक्स टू माइनस एक्स बार, एक्स थ्री माइनस एक्स बार, एक्स एन माइनस एक्स बार, ये मैंने सबकी एरर निकाल ली। फिर मैंने उनका एवरेज निकाल लिया, इसको बोलता मैं क्या, एवरेज डेविएशन, इसको क्या बोलता मैं यहाँ पे एवरेज डेविएशन, तो उनका ही मैंने एवरेज निकाल लिया। अगेन कभी कभी मुझसे पूछा था क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, तो हम कैसे करें देखना आप लोग, मेरे पास जो जो फॉर्मूला हो गया है पास किसका, एवरेज डेविएशन का। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इन सभी जितनी भी एरर आई उन सबका स्क्वायर करूँगा, अंडर रूट एप्सिलॉन वन स्क्वायर, एप्सिलॉन टू स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे रहेगा आपके पास क्या, एन माइनस वन। यहाँ पे एन माइनस मतलब क्या, अगर आप पास यहाँ पे एन की वैल्यू, अगर आप पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 से कम है, अगर आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 20 से कम तो आप यहाँ पे n माइनस वन पुट करोगे, लेकिन अगर आपकी n की वैल्यू यहाँ पे 20 से ज़्यादा, आप यहाँ क्या करोगे, n पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे रहेगा आपके पास n, ऊपर पूरा सेम है, नीचे से चेंज रहेगा, इसको आप बोलते हो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका एवरेज डेविएशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी कभी आपसे पूछा जाता है क्या, वेरिएंस निकालो, तो वेरिएंस में घरवाने की बात नहीं है, जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। एक बात और आती है यहाँ पे प्रोबेबल एरर निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हो, आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 0.6745 सिग्मा, ये आपको होता है क्या, प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है। कभी कभी मुझसे पूछा जाता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, जैसे आपके पास यहाँ पे I1 दे दिया, यहाँ पे जो 2 है वो आपकी एरर नहीं है, वो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, यहाँ पे 4 वो क्या आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर पूछा था आपसे, अगर आप I1 प्लस I2 परफॉर्म करोगे तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो कितना होगा, तो इसका निकालने का हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पे, अंडर रूट डेल आई अपॉन डेल I1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा I1 स्क्वायर प्लस डेल आई अपॉन डेल I2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ओके, का स्क्वायर इंटू सिग्मा I2 स्क्वायर इंटू सिग्मा I2 स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ओके। ये अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो 1 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, इसका जो स्टैंडर्ड कितना 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना 1 का स्क्वायर प्लस इसका कितना 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपकी जो आई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आपस हो जाएगा यहाँ पे क्या 300 प्लस माइनस 4.472। तो वहाँ पे समझिएगा जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा था इस टाइप का, वहाँ पे ये टोलरेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा किसकी बात कर रहा है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है या एरर की बात कर रहा है। तो इस तरह से हमने पहले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है, मेजरमेंट का पहला चैप्टर के पास कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी, जो नेक्स्ट अपना वीडियो होगा, उसमें हम PMMC पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।